नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जनसंख्या और समाज का चैप्टर चल रहा है यूनिट नंबर 7 में। ठीक है, तो कुछ नीतियाँ बनी हैं सरकार की जनसंख्या को लेकर, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम जनसंख्या के जो सिद्धांत हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनी थी 1976 में, इस नीति में क्या था कि इस जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है, और ये बना तो था 1976 में, लेकिन लागू होते होते इसको 1978 आ गया था। ठीक है, तो ये लागू हुआ था 1978 में और ये बना था 1976 में। ठीक है, इसमें लड़की और लड़के की आयु का निर्धारण किया गया था। फिर देखिए, अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इसमें क्या है कि इस जनसंख्या नीति के तहत निम्नलिखित लक्ष्यों को 2010 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कुछ लक्ष्य थे जिसको 2010 तक 2010 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या था, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 30 से कम करना। यानी 1000 बच्चों का जन्म हुआ है तो 30 से कम बच्चों की मृत्यु हो, ये ध्यान दिया जा रहा था कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो सुरक्षित रहें। मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख शिशुओं पर 100 से कम करना। तो मान लीजिए 1 लाख महिलाएं हैं, यदि बच्चे को जन्म दे रही हैं तो 100 से कम महिलाओं की मृत्यु हो, इस पे ध्यान देना। ठीक है, सभी को गर्भ निरोधकों की प्राप्ति हो, जन्म विवाह मृत्यु का 100% पंजीकरण किया जाए, सभी बच्चों का टीकाकरण हो। ठीक है, संक्रमणीय रोगों का निवारण और नियंत्रण, जो संक्रामक रोग हैं उनको निवारण करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जाए और उनको नियंत्रित किया जाए। और उसमें जो लास्ट था वो परिवार नियोजन के साधनों को लोकोन्मुखी बनाना है। यानी लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना कि परिवार नियोजन के जो साधन हैं वो सेफ होते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या कोष, ये क्या है। 2003 में केंद्र सरकार ने नई जनसंख्या नीति के तहत निर्धारित जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने, यानी जनसंख्या की स्थिरता को, ज़्यादा जनसंख्या ना बढ़े इसके लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 करोड़ की राशि से राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की स्थापना की थी। और यह एक स्वायत्त कोष था। इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कई प्रकार के प्रश्न छिपे हुए हैं। सबसे पहले कि राष्ट्रीय जनसंख्या कोष कब बना, या फिर इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, या फिर क्या ये स्वायत्त संस्था है, या फिर ये सरकारी संस्था है। ठीक है, या फिर इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसमें कई प्रकार की चीज़ें छिपी हुई हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत में देखिए जो माल्थस का सिद्धांत है वो ज़्यादा स्पेशल आपको पढ़ना है। स्पेशली इसमें माल्थस की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो माल्थस के सिद्धांत को द्विगुणन समय का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि मानवीय जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ रही है, बहुत तेज़ बढ़ रही है। ठीक है, और ये बढ़ कैसे रही, ज्यामितीय ढंग से, यानी 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 ऐसे करके बढ़ रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई होती जा रही है। जबकि जो खाद्य आपूर्ति है वो क्या है, वो अंकगणितीय रूप में बढ़ रही है, यानी 1 2 3 4 करके बढ़ रही है। तो जनसंख्या ज़्यादा आगे निकल जा रही है और खाद्य आपूर्ति पीछे रह जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कुछ लोग भूख से मर जाएंगे, उनको खाना नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो खाद्य आपूर्ति है वो कम है। यदि जनसंख्या पर कोई भी नियंत्रण न लगाया जाए तो 25 वर्ष में जो जनसंख्या है वो दोगुनी हो जाएगी। ये देखिए एग्जाम में भी आता है कि माल्थस ने कितना समय बताया था किसी भी जनसंख्या को दोगुना होने के लिए, तो ये 25 वर्ष है। माल्थस ने अपना जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनएसए इन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये 1798 में लिखा था और इसी पुस्तक में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया हुआ है। देखिए माल्थस जो थे वो डार्विन से प्रभावित थे। ठीक है, यानी डार्विनवादी थे वो, और डार्विन भी माल्थस का सपोर्ट करते थे। ठीक है, उनके विचारों से सहमत थे। माल्थस का मानना था कि जनसंख्या बढ़ते बढ़ते संसाधनों से काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, जिससे संसाधनों के लिए फूड और रेजिस्टेंस के लिए संघर्ष शुरू होगा। यानी जनसंख्या जो है वो बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग खाने के लिए और प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देंगे। फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा, ये माल्थस ने कहा। ठीक है, उन्होंने कल्पना की थी कि ऐसा होगा। और उन्होंने कहा था कि समाज के जो मूल्य हैं वो विघटित होंगे, यानी जब भूख लगेगी लोगों को तो वो समाज के मूल्यों को नहीं देखेंगे, वो केवल दूसरों को मार के उनका खाना छीनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा माल्थस ने कहा।
जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग दूसरों पर निर्भर होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब बैंक दिवालिया हो जाएंगे। ठीक है, यानी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कोई भी देश है, बहुत तेज वनों की कटाई हो रही है, जो भूमि है उस पर घर बनते जा रहे हैं, यहाँ पे आप जनसंख्या भी बढ़ा रहे हैं और जो खाद्य आपूर्ति के योग्य जो भूमि थी उसको भी आप नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि किसी भी देश में उतनी ज़्यादा खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी जितनी उसको ज़रूरत है, तो क्या करेगा, दूसरे देशों पर निर्भर होगा। जैसे कि आज देख रहे हैं कि पूरा का पूरा विश्व जो है वो चीन पर निर्भर होता जा रहा है। ठीक है, अब चीन जो चाहेगा वो करवाएगा सबसे। तो यही सब चीज़ें, चीन ऐसी चीज़ें बना रहा है कि जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें छोटी से छोटी कोई चिप है तो भी चीन की बनी हुई लगी हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि दूसरों पर निर्भर होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब बैंक दिवालिया हो जाएंगे, यानी लोग अपना बहुत ज़्यादा पैसा दे देकर अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति खरीदेंगे। ठीक है, पूर्ति जो है उससे लेंगे क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर है, दूसरा व्यक्ति जितना चाहे उससे पैसा ले सकता है। और एक बात है, मालथस की जो सबसे ज़्यादा आलोचना होती है वो इसलिए होती है कि उन्होंने कहा था कि जो गरीब लोग होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं, जनसंख्या केवल वही लोग बढ़ाते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो जनसंख्या नहीं बढ़ाते, वो संतानोत्पत्ति कम रखते हैं ताकि उनकी जो संपत्ति है वो अविभाज्य रहे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो ये गरीब लोग हैं, इन गरीबों पर नियंत्रण लगाने के दो तरीके हैं जनसंख्या संबंधी नियंत्रण। पहला है सकारात्मक नियंत्रण, यानी मृत्यु दर को बढ़ाना है। ठीक है, जैसे बीमारी है, युद्ध, बाढ़, अकाल, इन सभी से होने वाली मृत्यु जो है वो सकारात्मक नियंत्रण में आती है। ये सभी समाज के लिए लाभदायक है क्योंकि ये जनसंख्या को संतुलित करते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा, मालथस ने कहा है कि यदि युद्ध होता है, यदि बाढ़ आती है, यदि अकाल होता है तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे कोरोना चल रहा है तो अगर मालथस की दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छी बात है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, मालथस ने यही सब चीज़ें बताया कि बाढ़, अकाल है, युद्ध है, बीमारी है, किसी कारण यदि मृत्यु हो रही है तो समाज के लिए अच्छा है। ठीक है, तो नकारात्मक नियंत्रण में क्या है, इसमें उन्होंने संयम, ब्रह्मचर्य, विलंब विवाह आदि के बारे में बताया है। यानी इसमें जन्म दर को रोक कर हम नियंत्रण की बात करते हैं, जबकि सकारात्मक नियंत्रण में हम मृत्यु दर को बढ़ाकर जनसंख्या को कम करने की बात करते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही जो तरीके हैं वो प्राकृतिक है या वो मानव निर्मित तरीके नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके क्या हैं, प्राकृतिक। और देखिए, इसमें सकारात्मक नियंत्रण जो है वो मृत्यु दर को बढ़ाता है, जैसा कि मैंने भी बताया है, और नकारात्मक नियंत्रण जन्म दर को कम करके नियंत्रण की बात करता है। सर जेम्स स्टुअर्ट तथा टाउनसेंड फ्रैंकलिन वासेल ने कहा है, उनका एक कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, कि यह स्कूल के बच्चे की अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो इनसे संबंधित कुछ कोटेशन है जो एग्जाम में आता है, उसको भी आप याद रखिए। जो डार्विन थे मालथस से प्रभावित थे। ठीक है, उनके समर्थक थे वो। मालथस के विचार के विषय में टिप्पणी है कुछ। डार्विन ने कहा है कि यह काला भयानक राक्षस मानव जाति की आशाओं का गला घोटने के लिए तत्पर है। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपको सभी कोटेशन याद करने होंगे। प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे ने कहा है कि अभी तक किसी भी नागरिक की इतनी अधिक बदनामी या आलोचना नहीं हुई जितनी कि मालथस की हुई। फिर देखिए, क्लार्क कैर ने बोला है कि मालथस के सिद्धांत का इतना अधिक खंडन किया जाना उसकी वैधता की पुष्टि करता है। यानी जो मालथस का सिद्धांत है वो इतना अधिक खंडित किया जा चुका है जो उसकी वैधता की पुष्टि करता है कि हाँ, ये सिद्धांत वैध है क्योंकि इसका खंडन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि कार्ल रिमंड पापर का एक सिद्धांत है कि मिथ्याकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो मिथ्याकरण का सिद्धांत का मतलब है कि यदि कोई थियरी बनाई जाती है तो जितना ज़्यादा उस थियरी का खंडन होता है उतना ही ज़्यादा वो थियरी जो होती है वैध मानी जाती है। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जब भी कोई थियरी बनती है तो उसको ज़्यादा लोग खंडित करेंगे तो वो थियरी ज़्यादा समाज के लिए वैध है, ज़्यादा वो समाज पे फिट बैठ रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्लार्क ने बोला है कि मालथस का जो सिद्धांत है वो इतना ज़्यादा खंडित किया जा चुका है, लोगों द्वारा इतनी ज़्यादा आलोचना की जा चुकी है कि ये सिद्ध हो रहा है कि वो वैध है। फिर देखिए, जिड और रिस्ट के अनुसार मालथस ने उसी प्रकार सलाह दी जिस प्रकार हितैषी तथा स्पष्टवादी चाचा अपने भतीजे भतीजियों को देता है। मालथस ने मानव जाति को अधिक कष्ट और दुख से बचने के लिए काम वासना के दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया। ये बात जिड और रिस्ट ने बोली है। ठीक है, तो आपको याद करना है ये कोटेशन। नौ मालथसवाद देखिए, मालथस के विपरीत जब भी किसी भी सिद्धांत के आगे नौ लग जाता है, जैसे प्रकारवाद है उसका विपरीत है नौ प्रकारवाद, मार्क्सवाद है उसका विपरीत है नौ मार्क्सवाद। ठीक है, तो उससे विपरीत विचारधारा देता है हमेशा नौ जब लगता है। ठीक है, तो नौ मालथसवाद का मतलब क्या है, मालथस ने बोला था कि बीमारी के द्वारा, युद्ध, अकाल, बाढ़ के द्वारा या फिर जन्म दर को कम करके परिवार नियोजन
के प्राकृतिक साधन जैसे ब्रह्मचर्य है, विवाह ही न करना, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अपनाकर जन्म दर को कम करने की बात किए थे। लेकिन नव माल्थसवादी मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के मानव निर्मित जो साधन हैं उनका उपयोग करके जन्म दर को कम किया जाए, ठीक है, जैसे गर्भपात है, ऑपरेशन है एवं अन्य परिवार नियोजन के साधन हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, उनको अपना के जन्म दर को कम करने की बात की जाती है, ठीक है। नव माल्थसवाद की जो शुरुआत हुई थी 1950 से 70 में हुई थी। अब देखिए कुछ नव माल्थसवादी विचारधारा के विद्वान भी हैं और इनको आपको याद रखना चाहिए। इसमें है डॉक्टर डिसरेल, श्रीमती मैरी स्टॉप्स, श्रीमती मार्गरेट सिंगर। ये 3 जो है स्पेशल हैं जो नव माल्थसवादी हैं और इन्हीं को पूछा भी जाता है कि नव माल्थसवादी इसमें से कौन से विचारक हैं, तो ये तीनों विचारक आप याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत देख लीजिए, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को एडविन कैनन ने अपनी पुस्तक वेल्थ देखिए बहुत बार पूछा गया है कि वेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वेल्थ नामक पुस्तक लिखी है एडविन कैनन ने और इसमें उन्होंने जनसंख्या के अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया है, ठीक है। यदि किसी देश में एक निश्चित समय पर दिए हुए साधनों का अधिकतम उपयोग उत्पादन के लिए आवश्यक है जितना, ठीक है, उतना कर लेता है वह देश, तो क्या है वो आदर्श जनसंख्या कहलाती है। तो उन्होंने कहा कि कोई देश है उसमें जितना संसाधन है उस संसाधन का अधिकतम उपयोग उत्पादन के लिए किया जाए, ठीक है, यानी उपभोग करके केवल बस आप निष्क्रिय न बने रहें, उसका उपभोग आप कीजिए और किसी दूसरी चीज़ के किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए कीजिए ताकि क्या हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके। तो अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो किसी भी समाज में व्याप्त साधनों का अधिकतम उपयोग करती है और उसको वो किस प्रकार का उपयोग करती है, क्रिएशन के लिए, ठीक है। जब क्रिएशन के लिए उपयोग होता है तो उसका अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत उन्होंने बताया। फिर देखिए जो सिद्धांत है उसमें कुछ ही सिद्धांत केवल इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माल्थस का है और इनसे रिलेटेड ये सारी जो थियरीज़ हैं इनसे रिलेटेड केवल इनके पुस्तकों के नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं और सिद्धांत के नाम, ये सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए जनसंख्या घनत्व और संतानोत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ठीक है। ये देखिए माइकल थॉमस सैडलर ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ पॉपुलेशन, ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई है और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में उन्होंने प्रजननशीलता जनसंख्या वृद्धि होने पर घटती है और जनसंख्या की में कमी होने पर बढ़ती है, ठीक है। तो यानी बच्चे देने की जो क्षमता होती है वो जनसंख्या यदि ज़्यादा बड़ी है तो कम होगी और यदि जनसंख्या कम है तो अधिक होगी, ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। तो दोनों में विपरीत संबंध है। तो अगर ये भी पूछता है कि किसने कहा है कि प्रजननशीलता जनसंख्या वृद्धि के विपरीत संबंध रखता है, तो ये सैडलर हो जाएंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ पॉपुलेशन में ये थियरी जो है वो दी हुई है। फिर देखिए 4 है स्पेंसर का प्रजनन फलन सिद्धांत। स्पेंसर का प्रजनन फलन सिद्धांत क्या है? स्पेंसर ने जनसंख्या को प्रकृति से जोड़कर देखा और कहा कि जनसंख्या का बढ़ना या घटना प्राकृतिक है, अतः इसकी व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। स्पेंसर ने देखिए कहा है कि हमें जनसंख्या की चिंता नहीं करनी चाहिए, ये प्राकृतिक है। जब प्रकृति को लगेगा कि हाँ जनसंख्या अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो स्वयं ही वो किसी आपदा के द्वारा लोगों को मृत्यु के घाट उतार देगी, ठीक है। और जब उसको लगेगा कि हाँ जन्म दर को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यही चीज़ उन्होंने कहा कि जनसंख्या की चिंता करने के लिए मनुष्य को अपना जो दिमाग है उसको नहीं खर्च करना चाहिए, ये सब प्राकृतिक है, प्रकृति स्वयं इसको देख लेगी। फिर देखिए डबल के का आहार सिद्धांत। डबल के ने आहार सिद्धांत की बात की है। उन्होंने कहा कि जितनी ज़्यादा खाद्य आपूर्ति होगी बच्चे उतने ही कम पैदा होंगे, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा खाद्य आपूर्ति होगी मोटापा बढ़ेगा और मोटापा के कारण बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो यही बात उन्होंने कही है। क्रोडोगिनी का जैविक अवस्था या चक्रीय सिद्धांत। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन से समाज की तुलना उन्होंने की है कि जैसे व्यक्ति होता है, पहले वो बच्चा होता है, फिर वो वयस्क होता है, फिर वो वृद्ध हो जाता है, उसी तरह से समाज भी अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। पहले सभ्यता की शुरुआत होती है, फिर सभ्यता विकसित होती है, फिर सभ्यता का पतन हो जाता है, ठीक है। तो इसी बात को उन्होंने बताया है कि जो जनसंख्या होती है वो भी पहले कम होती है, फिर बहुत अधिक होती है, फिर जब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है तो कोई न कोई आपदा ऐसी आती है कि जनसंख्या कम कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने एक चक्र के रूप में इसको देखा। देखिए कैस्ट्रो का जो प्रोटीन उपभोग का सिद्धांत है, इन्होंने कहा कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा जाता है तो मोटापा बढ़ता है और जब मोटापा बढ़ता है तो संतानोत्पत्ति करने वाले जो एस्ट्रोजेंस होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं
और इससे संतानोत्पत्ति कम होती या फिर नहीं होती। ठीक है, तो उन्होंने जो कैस्ट्रो का सिद्धांत है वो प्रोटीन उपभोग का सिद्धांत कहलाता है, कि जब प्रोटीन ज़्यादा जाता है शरीर में, ज़्यादा हम लेते हैं तो बच्चे कम पैदा होते हैं, और प्रोटीन कम लेने से बच्चे ज़्यादा होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो 8 नंबर का सिद्धांत है वो है रेमंड पर्ल का वृद्धिघात वक्र का सिद्धांत। तो इन्होंने देखिए मधुमक्खियों पर अपना शोध किया था और एक पुस्तक लिखी थी, द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें उन्होंने देखा कि जो फलों पर जो मधुमक्खियाँ बैठती हैं उसमें मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ से बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं, कुछ मर भी जाती हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मधुमक्खियाँ होती हैं वो बढ़ती घटती रहती हैं, गिरती उठती रहती हैं, उसी तरह से जो समाज होता है वो भी कभी जो जनसंख्या होता है वो भी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन हमेशा वह एक सामान्य रूप में बनी रहती है। कभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो गई है तो लोग रह ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई आपदा आती है जो उनको सामान्य कर देती है। फिर देखिए कार्ल मार्क्स का अतिरेक जनसंख्या का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने जो अतिरेक जनसंख्या का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है समाज में, इसमें पूंजीवादी समाज का हाथ है। पूंजीवादी समाज इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि पूंजीपति जो होते हैं वो ज़्यादातर मुनाफा अपने पास रखते हैं और मजदूर को उसका बहुत ही कम हिस्सा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से वो अपना गुजारा करता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि मजदूर लोग सोचते हैं कि स्वयं वो संगठित होकर अपने हक के लिए लड़ सकेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाई करेंगे। ऐसा सोच के मजदूर जो है वो जनसंख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसे जनसंख्या का आर्थिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हेनरी जॉर्ज का सामाजिक कुसमायोजन का सिद्धांत। यानी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि है, समाज का जो अधिकांश हिस्सा प्रॉपर्टी का, पैसे का है, वो इनके पास है, और ज़्यादा जो जनसंख्या है जो गरीबों की है उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, भूमि नहीं है, घर नहीं है, उनको खाने को नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास सुरक्षा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हेनरी जॉर्ज ने क्या कहा कि सामाजिक कुसमायोजन है, समायोजन है ही नहीं। कम लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति और ज़्यादा लोगों के पास कम संपत्ति। ठीक है, यदि देखा जाए दो एक अलग अलग गोले के रूप में देखा जाए तो ये इतने जो लोग हैं वो क्या है, वो अमीर हैं बहुत, और उनके पास संपत्ति है पूरी पूरी इतनी। ठीक है, और जो बहुत ही बहुत ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है उनके पास संपत्ति कम है। ठीक है, तो इसलिए समाज में क्या है कुसमायोजन व्याप्त है, समायोजन की कोई इसमें चीज़ें नहीं दिखती। फिर देखिए 11 नंबर का जो सिद्धांत है दुर्खीम का जनसंख्या गतिशीलता का सिद्धांत। इसमें उन्होंने कहा कि जो समाज जितना ज़्यादा गतिशील होगा जन्मदर उतना ही कम होगा। यानी समाज जब विकसित होता चला जाएगा तो उसकी जनसंख्या वैसे ही कम होती चली जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि अर्नस्ट स्टर्नबर्ग का विवेकीकरण का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या है पूरी तरह से विवेक पर निर्भर है। व्यक्ति जो होता है अपने विवेक के द्वारा जनसंख्या को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी इंडिया में ही देखा जाए इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या सभी लोग जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं? जनसंख्या केवल कुछ लोग ही, जैसे जिसका बुद्धि होती है, विवेक होता है, उसी ढंग से वो बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, जैसे बहुत जो धनी लोग हैं वो क्या करेंगे, 1 बच्चे 2 बच्चे जन्म देंगे। जो गरीब लोग हैं वो क्या बहुत ज़्यादा बच्चे देंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये सभी बच्चे कमाई करेंगे तो हमारी स्थिति बदलेगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो होता है कि अलग अलग बुद्धि विवेक के लोग अलग अलग ढंग से बच्चों को जन्म देते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो विवेक के आधार पर जन्म दर जो होता है वो प्रभावित होती है। 30 नंबर का है देखिए फ्रैंकफर्टर का ऐच्छिकता का सिद्धांत। तो फ्रैंकफर्टर ने ऐच्छिकता का सिद्धांत दिया है कि जो जनसंख्या वृद्धि है पूरी तरह से ऐच्छिक है। समाज में जो धनी व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति को अखंड बनाए रखने के लिए कम बच्चे पैदा करता है, और जो निर्धन है वो ज़्यादा अर्निंग करने के लिए ज़्यादा संतान उत्पत्ति करता है। अलग अलग प्रजाति, जाति, धर्म, संप्रदाय, समाज के लोग अलग अलग विवेक के आधार पर, अलग अलग बुद्धि के आधार पर वो अपनी इच्छाओं के आधार पर बच्चों को कम या ज़्यादा जन्म देते हैं। ठीक है, फिर देखिए 14 नंबर का है कि लुईस डिमांड का केशाकर्षण शक्ति का सिद्धांत। तो केशाकर्षण का मतलब होता है कि पतली सी जो नली होती है, जैसे आपने देखा कोकोनट जब आप पीते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पतली सी नली वो हमको देता है, तो अगर वो पतली ना होती तो जो नारियल का पानी है वो ऊपर नहीं चढ़ता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लुईस डिमांड ने कि जिस प्रकार तरल पदार्थ को ऊपर चढ़ने के लिए नली का पतला होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार जीवन में ऊपर उठने के लिए कम बच्चे पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बात लुईस डिमांड ने कहा है। ठीक है, कि जैसे जो ऊंचे लोग स्तरों पर जो पहुंच गए हैं
वो क्या करते हैं, कम संतानोत्पत्ति करते हैं, उनकी रुचि जो होती है संतानोत्पत्ति के अलावा अन्य चीज़ों में होती है। ठीक है, तो यही बात उन्होंने कहा कि जो तरल पदार्थ होता है ऊपर तभी चढ़ता है जब नली पतली होती है, और नली यदि मोटी हुई तो वो नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो व्यक्ति परिवार समाज से ऊपर नहीं उठ पाएगा, नहीं सोच पाएगा, बड़ा काम नहीं कर पाएगा। ये बात लुईस ड्यूमांड ने कहा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका एक पार्ट और बनेगा, तभी ये पूरे जो थियरी है वो कवर हो पाएगी, क्योंकि अभी कुछ थियरीज और बची हुई है। ठीक है।